इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान देश में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 18 अगस्त के बीच देश में औसत से 13% कम बारिश हुई है। इसका खरीफ फसलों की बुआई पर क्या असर हुआ है, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद कृषि मंत्री मौजूद है। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। आपने लगातार आप विश्लेषण कर रहे हैं, अधिकारियों से आप जानकारी ले रहे हैं। क्या आकलन है कृषि मंत्रालय का, अब तक कितना असर पड़ा है खरीफ फसलों की बुआई पे? अधिकारियों से भी और राज्यों से भी हम निरंतर संपर्क में हैं, लेकिन अब ओवरऑल देश में वर्षा सामान्य श्रेणी की स्थिति में आ गई है, सामान्य की श्रेणी में। क्योंकि पहले कमी ज़्यादा थी, अब केवल 13% की कमी रही है 14 अगस्त तक। 19% से अगर नीचे कमी होती है तो उसको सामान्य बारिश ही माना जाता है। देश के अधिकांश राज्यों में खरीफ की बुआई का काम लगभग पूर्णता की तरफ है और लगभग हम लोग 1037 लाख हेक्टेयर में बोनी पूरे देश में कर चुके हैं। केवल पिछले साल से 20 लाख हेक्टेयर की कमी अभी रही है और 20 लाख हेक्टेयर में भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में लगभग 14 लाख हेक्टेयर में कम बोनी हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र जहां 8 लाख हेक्टेयर में बोनी कम हुई है। उसके बाद उड़ीसा झारखंड जैसे राज्य जहां लगभग 2 लाख के आसपास हेक्टेयर में बोनी कम हुई है। तो 20 लाख हेक्टेयर में बोनी कम है, लेकिन अभी भी संभावना है कुछ बोनी हो जाए। कर्नाटक में स्थिति जरूर बोनी की संतोषजनक नहीं है, लेकिन खरीफ की बुआई और फसलों की स्थिति बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो संतोषजनक है, अभी तक बेहतर है। कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, इन पर हम और नज़र रखे हुए हैं जहां बारिश की ज़्यादा ज़िलों में थोड़ी कमी है। पहले 162 ज़िले ऐसे थे जहां कम वर्षा हुई थी, अब उनकी संख्या घट के 106 के आसपास रह गई है। और उनमें भी कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जहां वर्षा कम हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि फसल बोई ना जा सके। तो स्थिति बहुत चिंताजनक नहीं है, अब लगभग सामान्य है। इसी से जुड़ा एक सवाल था कि तिलहन और दलहन की जो फसलें हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन चावल की बुआई करीब 6 लाख हेक्टेयर कम है। सबसे ज़्यादा अगर कमी आई है तो चावल की बुआई में ही आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य जहाँ दलहन का रकबा बढ़ा है, तिलहन का रकबा बढ़ा है, तो वो हमारे लिए संतोषजनक है। श्रीअन्न का रकबा भी छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में बढ़ा है। ओके, तो आपको लगता है कि फूड प्रोडक्शन पे इसका कितना असर पड़ेगा? अभी तो कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। अब हम देखेंगे कि बचे हुए अगस्त और सितंबर में बारिश सामान्य होती है कि नहीं होती। अगर बारिश कम हुई तो फसल पकने के पहले उत्पादन घटने की आशंका रहती है, लेकिन अभी जैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है फसल के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि अच्छा उत्पादन होगा। शक्ति की सप्तधारा, एक फ्रेमवर्क प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा है अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। उसमें कृषि को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। आपने कर्मचारियों, अधिकारियों को शपथ भी दिलाई है। किस तरह का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं इस विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए? लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने केवल भाषण नहीं दिया, विकसित भारत का रोड मैप सामने रखा है और विकास के और जन कल्याण के हर पहलू को छुआ है। उसी में से उन्होंने कृषि के लिए भी कुछ बातें तय की है। जैसे उन्होंने कहा कि हमें खेत से लेके ग्लोबल मार्केट तक जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, श्रीअन्न है। और एफटीए जो हुए हैं अभी दुनिया के देशों के साथ, उसके कारण हमारे किसान की पहुंच दुनिया के कई देशों में बनने का रास्ता साफ हो गया है। केमिकल फ्री खेती की भी उन्होंने बात कही है। और एक बात और उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि हम अपने हितों के ऊपर राष्ट्र हित को रखें। राष्ट्र हित व्यक्तिगत हित के ऊपर होना चाहिए और हमारा कर्तव्य हमारी पहचान बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के शब्द हमारे लिए मंत्र है और इसलिए उन्होंने जो कहा है उसको ज़मीन पर उतारने के लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है और उस पर चलकर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमने संकल्प लिया है।
एक छोटा सवाल, रबी सीजन में फर्टिलाइजर की उपलब्धता को लेकर भी तैयारी चल रही है। इसके बारे में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि पर्याप्त उपलब्धता रहे, तो इसकी तैयारी भी चल रही है। पूरी तैयारी है, अभी फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। वितरण की स्थिति भी ठीक बनी रहे, इस पर हम नजर रखे हुए हैं। एक आखिरी सवाल वंदे मातरम विवाद को लेकर है। गोवा में एक कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, और उस बैठक में जो वंदे मातरम का गान किया गया उसमें सिर्फ 2 स्टैंजा पढ़ा गया है। ये कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है, क्योंकि संसद में एक कानून भी बन चुका है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। वो वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, आज वो सौभाग्य का दिन आया है कि संसद ने ये तय कर दिया है वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा और वंदे मातरम का अपमान अपराध होगा। वंदे मातरम प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय गौरव का, हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का। वंदे मातरम का अपमान हमारे देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है और अब ये अपराध है। इसलिए कांग्रेस ने अगर पूरा वंदे मातरम नहीं गाया तो ये भयानक अपराध किया है और जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 1937 से ही कांग्रेस के कार्यक्रम में सिर्फ 2 स्टैंजा पढ़ा गया है और आगे भी पढ़ा जाएगा। क्या वो संविधान के ऊपर है? संसद को संविधान ने जो अधिकार दिया उस अधिकार के तहत अब वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा और अपमान अपराध होगा। हमसे बात करने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृषि मंत्रालय में मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी।